हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम इन्वायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम के पर्पज से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको यही 9 क्वेश्चन रेडी करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संरक्षित तथा आरक्षित वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संरक्षित वनों के विषय को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या नियम निर्धारित किए हैं, या फिर संरक्षित वन क्या है, संरक्षित वनों के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्तियों को बताइए। ठीक है। जो संरक्षित वन और आरक्षित वन है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ही पढ़े थे, भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत, वही है ये संरक्षित और आरक्षित वन। ठीक है। इसके बारे में हमें बताना है। शुरू करते हैं इसका आंसर। भारत में वनों का संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और आदिवासी समुदायों के जीवन के लिए भी आवश्यक है। ब्रिटिश काल में वनों के दोहन को रोकने और व्यवस्थित प्रबंध के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 बनाया गया। यह कानून वनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है, ताकि उन पर नियंत्रण रखा जा सके। मुख्य रूप से वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया गया है। ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की आवश्यकता, ये जो अधिनियम है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? इस अधिनियम की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। पहला पॉइंट, अंधाधुंध कटाई पर रोक। जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी उन पर रोक। ब्रिटिश काल में रेलवे और जहाजों के निर्माण के लिए वनों की बेतहाशा कटाई हो रही थी, यानी कि अननेसेसरी कटाई हो रही थी, जिसे नियंत्रित करने और वनों को विनाश से बचाने के लिए एक लाइसेंस और अनुमति प्रणाली लागू करना अनिवार्य हो गया था। दूसरा पॉइंट, कानूनी ढांचा तैयार करना। वनों पर सरकार का कानूनी मालिकाना हक स्थापित करने और वन विभाग को अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की वैधानिक शक्तियां देने के लिए एक व्यवस्थित कानून की आवश्यकता थी, इसलिए इसका निर्माण किया गया। फिर वन उपज का प्रबंध। लकड़ी, जड़ी बूटियों और अन्य वन उत्पादों के व्यापार को नियमित करने तथा उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए पारगमन पास और शुल्क संग्रह की व्यवस्था बनाना आवश्यक था। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, अपराधों के लिए दंड। वनों में आग लगने, अवैध कटाई या शिकार जैसी गतिविधियों को अपराध घोषित कर दोषियों को जेल और जुर्माने की सजा देने का प्रावधान करना जरूरी था, ताकि वनों को सुरक्षा मिल सके। फिर पॉइंट नंबर 5, पारिस्थितिकी संतुलन। जैव विविधता को बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक था, इसलिए भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया। आरक्षित वन, धारा 3 से 27। धारा 3 से 27 में आरक्षित वन को डिफाइन किया गया है। आरक्षित वन वे होते हैं जिन्हें सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी परिभाषा दी गई है धारा 3 में। इसके तहत राज्य सरकार किसी भी सरकारी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकती है, यानी कि सरकार के अंडर में वो भूमि है, वो घोषित कर सकती है। एक बार आरक्षित घोषित होने पर वह भूमि पूरी तरह सरकार के कड़े नियंत्रण और सुरक्षा में आ जाती है, वो पूरी तरह से सरकार की हो जाती है। फिर प्रतिबंध, धारा 26। यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश, पेड़ काटना या शिकार करना पूरी तरह वर्जित है। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 26 के तहत 6 महीने तक की जेल या जुर्माने का सख्त प्रावधान है। धारा 26 हमने वन अधिनियम वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी पढ़ी थी। फिर इसकी प्रक्रिया, प्रोसीजर, धारा 4 से 20 में वन घोषित करने से पहले सरकार एक वन बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करती है। यह अधिकारी स्थानीय लोगों के पुराने अधिकारों और दावों की जांच करता है और उनका निपटारा या मुआवजा देने के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी करता है। ठीक है। एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो वहां पे सारी चीजों का पता करता है। फिर इसके बाद संरक्षित वन, धारा 29 से 34 में संरक्षित वन वे वन भूमि है जो आरक्षित वनों में शामिल नहीं है, लेकिन सरकार उन पर नियंत्रण रखना चाहती है।
परिभाषा धारा 29 में इसकी परिभाषा दी गई है संरक्षित वन की, और धारा 3 में दी गई है आरक्षित वन की। राज्य सरकार किसी भी ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है जो आरक्षित वन नहीं है। इसका उद्देश्य वनों को पूरी तरह बंद किए बिना उन्हें सुरक्षा देना है। अधिकार, संरक्षित वनों में जनता को कुछ अधिकार जैसे सीमित मात्रा में लकड़ी लेना या पशु चराना तब तक प्राप्त होते हैं जब तक सरकार उन्हें वर्जित न कर दे। जब तक सरकार उन पर प्रतिबंध ना लगा दे तब तक जनता को यह अधिकार दिया जाता है, लोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो वहां से लकड़ी ले सकते हैं कुछ मात्रा में और वहां पे अपने पशुओं को चरा सकते हैं। फिर इन दोनों में अंतर, आरक्षित वन और संरक्षित वनों में अंतर। धारा 3 से 27 तक आरक्षित वन को बताया गया है। धारा 29 से 34 तक संरक्षित वन को बताया गया है। यह अत्यधिक सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये सरकार के कंट्रोल में होते हैं पूरी तरह से। यहाँ सुरक्षा का स्तर माध्यम होता है क्योंकि इस पे आधा कंट्रोल जनता को भी दिया जाता है। यहाँ सब कुछ प्रतिबंधित है जब तक अनुमति न मिले। यहाँ सब कुछ अनुमत यानी कि अलाउड है जब तक सरकार रोक न लगा दे। फिर घोषणा से पहले अधिकारों का पूर्ण निपटारा जरूरी है। अधिकारों का विस्तृत निपटारा अनिवार्य नहीं है। इन्हें संरक्षित वन में नहीं बदला जा सकता। इन्हें बाद में आरक्षित वन घोषित किया जा सकता है। ये सार्वजनिक नहीं हो सकते, ये सभी को इनमें अधिकार नहीं मिल सकता जो आरक्षित वन है, लेकिन जो संरक्षित वन है इन्हें सरकार अपने कंट्रोल में कर सकती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। संरक्षित वनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, धारा 32। अधिनियम की धारा 32 राज्य सरकार को संरक्षित वनों के प्रबंधन के लिए नियम बनाने की व्यापक शक्ति देती है। सरकार निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है, जैसे पहला पॉइंट, वृक्षों की सुरक्षा। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर कुछ विशिष्ट वृक्षों को आरक्षित वन घोषित कर सकती है। इसके बाद उन वृक्षों को काटना, उनकी छाल उतारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो जाता है, यानी कि उस पर कानूनी रूप से रोक लग जाती है। फिर लाइसेंस जारी करना, वन उपज जैसे लकड़ी या जड़ी बूटियां को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इकट्ठा करने या वहां से बाहर ले जाने के लिए सरकार लाइसेंस अनिवार्य करती है ताकि वन संसाधनों का दोहन नियंत्रित रहे। ठीक है, कंट्रोल में रहे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, पशु चराना। सरकार यह निर्धारित करती है कि वन के किन हिस्सों में और साल के किस समय में मवेशियों को चराने की अनुमति होगी ताकि नए पौधों और जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे। अग्नि सुरक्षा, वनों को भीषण आग से बचाने के लिए सरकार नियम बनाती है जिसमें स्थानीय निवासियों और लाइसेंस धारकों को आग रोकने में मदद करने और आग लगने पर उनकी सूचना देने के लिए बाध्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का नियमन। उन उत्पादों के व्यापार को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार उनके परंगगमन हेतु ट्रांजिट पास जारी करने और उनके परिवहन के रास्तों को तय करने के नियम बनाती है। फिर है इसका 5th पॉइंट, शुल्क। राज्य सरकार वन संपदा के उपयोगों के बदले में लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टी या अन्य कर निर्धारित करने की शक्ति रखती है जो सरकारी राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम केस पर। TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1996 का एक केस है। इस मामले में मुख्य विवाद नीलगिरी के जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई और वनों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर था। राज्य सरकारों का तर्क था कि वन केवल वही भूमि है जो सरकारी राजस्व दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज है, जिसके कारण वे उन जंगलों को काटने की अनुमति दे रहे थे जो कागजों पर दर्ज नहीं थे। कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि वन शब्द को उनके कोशगत अर्थ में समझा जाना चाहिए, अर्थात कोई भी जमीन जो वास्तव में जंगल है वह इस कानून के दायरे में आएगी, चाहे वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो या नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी कार्यों जैसे मिल चलाना या खनन के लिए नहीं किया जा सकता और पूरे देश
में पेड़ों की अवैध कटाई पर तत्काल रोक लगा दी। ठीक है, यहाँ पे जंगलों की कटाई की, जंगलों में जो पेड़ थे उनकी अवैध रूप से कटाई की जा रही थी, जिसमें सरकार ने कहा कि ये सरकारी जमीन है, आप इसे नहीं काट सकते। ये केस गया कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टीएन है इनका वाद खारिज किया और कहा कि आपको वनों की कटाई से पहले अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार की, चाहे वो रिकॉर्ड में दर्ज हो या नहीं, आपको सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वन से कुछ भी आप लकड़ी वगैरह काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे देश में पेड़ों की अवैध कटाई पर तत्काल रोक लगा दी थी इस केस के द्वारा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट केस, वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1987 का ये केस है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एनटीसीपी के प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने आरक्षित वन भूमि का अधिग्रहण किया, यानी कि आरक्षित वन जो सरकार के कब्जे में है। इस भूमि पर आदिवासी समुदाय सदियों से रह रहे थे और खेती कर रहे थे। सरकार ने उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या उचित मुआवजे के वहां से हटाना शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन और आजीविका का अधिकार खतरे में पड़ गया। कोर्ट का निष्कर्ष, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि औद्योगिक विकास के लिए आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार किसी भी व्यक्ति को वन भूमि में तब तक बेदखल नहीं कर सकती जब तक कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 और धारा 20 के तहत उनके दावों का पूरी तरह निपटारा न कर दिया जाए। न्यायालय ने यह भी अनिवार्य किया कि विस्थापित आदिवासियों को उचित मुआवजा और पुनर्वास रहने की जगह प्रदान करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर सरकार उस जमीन को चाहती है तो पहले उन आदिवासियों को अलग जगह देनी होगी। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष, भारतीय वन अधिनियम 1927 केवल जंगलों को काटने से रोकने का कानून नहीं है, बल्कि यह एक संतुलनकारी तंत्र है। आरक्षित वनों के माध्यम से सरकार कठोर सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जबकि संरक्षित वनों के माध्यम से वह जनता की जरूरतों और पर्यावरण की रक्षा के लिए सामंजस्य बिठाती है। धारा 32 के तहत राज्य सरकार को दी गई नियम बनाने की शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनों का सर्वोत्तम प्रबंधन हो सके। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स सिर्फ आपको क्वेश्चन याद करने के लिए हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से याद करने हैं। अगर आपको ये कीवर्ड अच्छे नहीं लगते हैं, आपको इनसे क्वेश्चन नहीं याद होता है, तो आप अपने अनुसार कीवर्ड्स बना लो। जो भी हेडिंग है उस हेडिंग से कीवर्ड बना लो, जो सेक्शन है उनको अलग लिख लो, जो केस है उनको आप अलग लिख लो, तो उनसे आप कीवर्ड बना सकते हो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या मेन चीजें याद रखनी है, जिससे आप आसानी से इसको याद कर पाओ। पर्यावरण प्लस मानव जीवन, जो पर्यावरण है और मानव जीवन है और जो आदिवासी समुदाय है उनके अधिकार और जंगलों के दोहन को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया, जो वनों की सुरक्षा करता है। भारतीय वन अधिनियम की आवश्यकता, अंधाधुंध मतलब कि अननेसेसरी कटाई पर रोक, कानूनी ढांचा तैयार करना, वन उपज का प्रबंधन, अपराधों के लिए दंड, पारिस्थितिकी संतुलन, इन सब के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। फिर इसके बाद आरक्षित वन, आरक्षित वन धारा 3 से 27 तक, परिभाषा 3 में बताई गई है, प्रतिबंध 26 में बताए गए हैं, प्रक्रिया इसकी 4 से 20 में बताई गई है। आग लगना, पेड़ काटना, अतिक्रमण करना, शिकार और 6 महीने की जेल इसमें हो सकती है। जुर्माना, और कुछ राज्यों ने संशोधन करके इसकी सजा को 2 वर्ष तक बढ़ा दिया है और 5,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है। फिर इसके बाद अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है वो बता सकते हो आप। फिर संरक्षित वन, इसकी परिभाषा 29 में दी हुई है। सेक्शन 29 में अधिकार, जनता को कुछ अधिकार, सीमित मात्रा में लकड़ी लेना या पशु चराना, ये अधिकार दिए गए हैं। फिर संरक्षित वनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 32 में बताई हुई है। वृक्ष संरक्षण, जो कटाई है उस पर रोक लगाना, ये शक्ति है राज्य सरकार की, कि इसके पास यही शक्ति है कि वो वृक्ष की कटाई को रोक सकती है। लाइसेंस, वन उपज अनुमति, चराई नियंत्रण, जो पशु चराना है, समय स्थान सारी चीजें बता सकती है। अग्नि सुरक्षा, आग रोकना, सूचना देना, जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है उन लोगों का कि वो आग को बुझाने में प्लस सूचना देने में आगे आए। व्यापार नियमन, शुल्क, लाइसेंस शुल्क, रॉयल्टी फीस लगा सकती है राज्य सरकार।
फिर इसमें ये 2 केस हैं। ठीक है, और निष्कर्ष इसके बाद आप अपने शब्दों में लिख सकते हो।